शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों ने अभी कमेंट किया हुआ था कि उनकी स्पीड 60 या 70 पे आके रुक सी गई है, उसके आगे नहीं बढ़ रही है। उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन उनको चाहिए था। तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है, और ख़ासकर और भी जो लोग जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और उनको स्किल देना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो है। चाहे वो इंग्लिश स्टेनो करते हो या फिर हिंदी स्टेनो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इन 10 दिनों में कोई बहुत बड़े-बड़े बदलाव करें, जिससे आपके स्टेनो स्पीड में अचानक से बहुत ज़्यादा जंप हो जाए। लेकिन फिर भी 3-4 छोटे-छोटे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डेफ़िनेटली आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बस ध्यान से आपको सुनना है कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा ये है कि अपने आउटलाइन को, जो भी आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, ओवरऑल उसको छोटा करिए। छोटा मतलब आपको शेप में नहीं चेंज करना है, उसकी साइज में चेंज करनी है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है, और सेम वही सेंटेंस आपको नीचे भी दिख रहा होगा। लेकिन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला है उसमें भी वही चीज़ लिखा है, और सेम वही चीज़ मैंने नीचे भी लिखा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला आप देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और थोड़ा बड़ा होने की वजह से जो गैपिंग है एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड की, वो भी थोड़ी ज़्यादा है, और सारे वर्ड्स भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बनने में। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जस्ट उसी के नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हो बहुत कम में आ भी गया है। यानी आपके हाथों को मूवमेंट भी बहुत कम करना पड़ा, और साथ साथ आप हर एक वर्ड पे बहुत कम समय दे रहे हैं। आपकी सेम वही आउटलाइन है, लेकिन आप थोड़ा-सा क्या काम कर रहे हैं कि उसकी ओवरऑल साइज़ को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। तो आपको टाइम कम लग रहा है हर एक वर्ड पे, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, आपको कम टाइम देना पड़ रहा है सेम आउटलाइन के साथ। ठीक, ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप बिगिनर्स हैं, यानी कि अभी आप रामधारी गुप्ता जी खंडित लिख रहे हैं, या फिर बहुत दिन आपको नहीं हुआ है डिक्टेशन लिखते हुए, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप एक गलती करते होंगे कि बहुत ज़्यादा आंकड़ों का या मात्राओं का आप यूज़ करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी शब्द में जो भी लेटर्स हैं सबको बनाया जाए। लोप बहुत कम करते हैं आप लोग, और क्योंकि हो सकता है खासकर स्टार्टिंग पीरियड में आपको लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोप करते हैं तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो हाँ, सही बात है, बहुत ज़्यादा लोप नहीं करना है, लेकिन फिर भी आंकड़ों का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम करिए। और अगर आप आंकड़ों का प्रयोग करिए, मात्राओं का प्रयोग करिए, तो ऐसी जगह करिए कि एकदम सटीक जाके आप जब भी उस वर्ड को पढ़ें तुरंत पकड़ लें। ठीक है, ऐसी जगह मत करिए कि जहाँ पे उसका यूज़ करना व्यर्थ हो जाए। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, आप इसको भी देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सबसे पहले योजना, राजनीति, आंदोलन, काश्तकारों और पालन पोषण। जस्ट नीचे भी वही वर्ड लिखा हुआ है, योजना, राजनीति, आंदोलन, काश्तकारों और पालन पोषण। ऊपर देख रहे होंगे आपकी बहुत ज़्यादा आंकड़ों का प्रयोग हुआ है, और ख़ासकर जो लोग अच्छे खासे लेवल पर डिक्टेशन लिखते हैं वो तो ये गलती नहीं करते, है ना। लेकिन जो अभी 60 या 70 पे हैं, वो अक्सर उनकी आदत होती है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं, तो अपने आप मात्रा लग ही जाती है। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए। अगर सच में आपको आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पर डिक्टेशन लिखना है, तो कम से कम मात्रा का प्रयोग करिए, और मात्रा का प्रयोग करिए तो इस जगह करिए कि वो एकदम सटीक बैठे, आपको तुरंत पकड़ने में आ जाए कि हाँ, ये शब्द यही होगा। अब थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि देखिए, जब भी आप लोग को ये बताया जाता है कि स्पीड बढ़ाना है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है अपनी नोटबुक को 2 पार्ट में लाइन खींच के डिवाइड करने का। क्या होता है कि आपकी हाथ एक जगह जो है आपको स्थिर रखना पड़ता है, और वहीं से आप मूव करते हैं लेफ़्ट और राइट। तो अगर आप पूरे पेज में लिखते हैं तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप छोटे पेज में लिखेंगे, यानी कि लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो आपकी कॉपी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो जाती है। फिर आपका जो मूवमेंट है वो एक ही जगह से लेफ़्ट टू राइट पूरा कवर अप करेगा। तो आपकी स्पीड को जस्ट आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ करेगा, खासकर स्टार्टिंग पीरियड में। क्योंकि आपके हाथों में जो कुछ लंबा डिक्टेशन लिखने के बाद दर्द होने लगता है, पहली बात तो ये समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो पेन या पेंसिल स्लिप होने लगती है हाथों से, तो ये वाली प्रॉब्लम भी कम होगी। और जो टाइम आपका बचेगा, जैसे आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट फुल कॉपी पे मूव कर रहे हैं,
और जस्ट आधी कॉपी में मूव कर रहे हैं, तो आपका टाइम जस्ट आधा हो गया और आप बहुत कंफर्ट भी फील करेंगे इस तरीके से। शॉर्ट हैंड के ऊपर जो कमांड वाली फीलिंग आएगी ना, वो बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि पूरा शॉर्ट हैंड की कॉपी एक छोटे में सिमट के रह जाएगी। तो आपको जो ऊपर की दोनों टिप्स बताई गई थी वो भी आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जब ओवरऑल कॉपी की जो साइज ही वो आधी हो गई, तो आपकी आउटलाइन की साइज जो है वो भी डेफिनेटली छोटी बनेगी, अपने आप बनाने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊपर भी वही चीज़ लिखा है, नीचे भी वही चीज़ लिखा है, लेकिन आप खुद सोचिए, जो ऊपर लिखा हुआ उसमें लेफ्ट साइड से लेकर कम से कम 2 बार तो हाथ को खिसकाना पड़ा होगा। और इसके साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि आउटलाइन भी थोड़ी सी बड़ी बनाई गई है, और इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजहों से आपकी स्पीड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेम वही चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटे में सिमट गया है इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ, बहुत ईजिली यहाँ से यहाँ तक की मेरी हाथ की स्पीड है, बहुत कम मूवमेंट है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, स्पीड मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमने कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दिया है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये डायरेक्टली तो नहीं डिपेंड करता कि आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हाँ, आपके शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए वो क्या चीज़ है, वो है आपके शॉर्ट हैंड की आउटलाइन की जो हैंड राइटिंग है, वो किस तरीके की आप बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है और गलती से कोई बड़ा शब्द आ गया, या फिर डिक्टेटर ने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया, या आप जिस भी स्पीड में पहले डिक्टेशन लिख रहे थे, चाहे जहाँ से लिख रहे थे, तो उसमें आप कंफर्टेबल थे, लेकिन जब आपको वहाँ डिक्टेटर ने डिक्टेट किया तो आप कंफर्टेबल नहीं है। आपके अंदर से घबराहट आ जाएगी कि यार, अभी तक तो हम कंफर्टेबल थे, आराम से लिखते थे, इनकी स्पीड हमें थोड़ा फास्ट लग रही है। तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाएगी और आप फिर बहुत जल्दी जल्दी और बहुत बेकार तरीके से लिखने लगते हैं। आप सोचते हैं कि बस अब जिस स्पीड में ये बोल रहा है उसी स्पीड को हमको किसी तरीके से कवर कर लेना है। उस चक्कर में आप अपनी आउटलाइन को बिगाड़ देते हैं, यानी कि आप अपने आउटलाइन की राइटिंग को बिगाड़ देते हैं। ये गलती ना करिए। अगर आपको 80 वर्ड पर मिनट का स्किल देना है, जो डिक्टेटर बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 85 तक जाता है, खासकर 80 में। और डिक्टेशन का लेवल भी आपको पता है 80 का थोड़ा सा इजी होता है। अगर आपने सच में तैयारी की हुई है और बहुत अच्छे से डिक्टेशन की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको भी लगे होगा, कभी ना कभी तो लगा ही होगा कि डिक्टेटर अगर बहुत फास्ट बोलता है तो आगे जाके स्लो भी होता है। अगर 4-5 शब्द एक साथ उसने बोल दिए हैं तो आपको घबराना नहीं है, अच्छी सी अपनी हैंडराइटिंग को बनाना है। उसके बाद डिक्टेटर पॉज लेगा तो छोटे छोटे शब्द भी आते हैं। अगर डिक्टेशन में एक बहुत बड़ा शब्द आ गया तो ज़रूरी नहीं है पूरा डिक्टेशन वैसे भरा हो, आगे छोटे छोटे शब्द भी आएंगे, और आप वाक्यांशों की जो प्रैक्टिस की होंगी वो आपकी हेल्प करेगा बड़े शब्दों को, या फिर कहीं आप फंस जाएं तो उसको कवर अप करने में। लेकिन अगर आप जो है गड़बड़ कर दिए, घबराहट में आपने आउटलाइन गड़बड़ कर दी, फिर जो बहुत इजी वर्ड होता है जिसको आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आपका गलत हो जाएगा कि आप उसको वहाँ पे पकड़ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या बना दिया। उसका रीज़न ये होगा कि आप अभी तक तो बहुत अच्छी राइटिंग बनाते थे, लेकिन आज के दिन स्पेशली, और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर आप सभी लोग को पता होगा, उस सिचुएशन में आप सोचेंगे अब क्या किया जाए, ये कौन सा वर्ड है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और वो बहुत ईजी सा वर्ड होगा, क्योंकि आप पहले पकड़ लेते थे, आज नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अलग सा बना दिया। ओवरऑल मोटिव यही है कि आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, बहुत ही काम होके ठंडे दिमाग से स्किल की प्रैक्टिस पहले ही इतनी ज़्यादा कर लेनी है कि वहाँ पे आपको कोई खास फ़र्क ही ना पड़े। और रामधारी गुप्ता जी खंडेक की जो सीरीज हमारे पे चल रही है वो 100 पे है। अगर आप उसका बार बार अभ्यास करते हैं ना, फिर स्पीड वाली दिक्कत आपके साथ नहीं रहेगी। आप बहुत अच्छा सा उसको नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीन डिक्टेशन पहले लिख लीजिए, उसकी बात बढ़ाइए। 100 पे नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आउटलाइंस बना के करिए, फिर आप 100 पे उसको भी लिख पाएंगे। बात नहीं, अगर आप सीन डिक्टेशन लिख रहे हैं लेकिन आपको 60-70 स्पीड है, तो अगर आप बार बार सीन लिखने के बाद जब डिक्टेशन लेंगे तो आपको इजी लगेगा, तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। लोग भी 100 के स्पीड में डिक्टेशन ले रहे होंगे, उनको 80 का स्किल तो एकदम, वो बोलते हैं ना, हलवा जैसा लगेगा वहाँ पे। इसी कुछ सजेशन था आप लोगों के लिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि पेन से लिखें या पेंसिल से। तो स्किल के लिए, खासकर अभी जो स्किल देने जा रहे हैं एसएससी का, उनके लिए सीधा सा जवाब है, अभी तक जिससे लिख रहे थे उसी से लिखना है। पेन से लिख रहे थे तो आगे भी आप पेन से लिख के जाइएगा स्किल में, और पेंसिल से लिख रहे थे तो तब भी वहाँ पे आपको पेंसिल से ही लिखना है। अब आप जो है चेंज मत करिएगा, क्योंकि वो बढ़िया टाइम नहीं है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले
आप शिफ्ट हो जाएं पेन टू पेंसिल या पेंसिल टू पेन। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए और जोर लगाइए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।